हेलो, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। और आज का हमारा टॉपिक है इलियाकस। अब हमने पहले भी टॉपिक में इससे पहले श्वास मेजर के बारे में पढ़ा था, दोनों ही हिप फ्लेक्सर्स हैं, तो आज इलियाकस मसल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसका ओरिजिन, इलियाकस मसल जो है इलियाक फोसा जो हिप बोन का पार्ट है वहां से, फिर सैक्रोइलियाक जॉइंट एसआई जॉइंट और लंबोसेक्रल जॉइंट, मतलब यहाँ से लंबर से फिर लंबोसेक्रल जॉइंट, सैक्रोइलियाक जॉइंट और इलियाक फोसा, तो यहाँ से जो है ये ओरिजिन होती है और इंसर्ट होती है लेसर ट्रोकेंडर। श्वास मेजर के साथ ही दोनों कॉमन टेंडन मिलके जो है लेसर ट्रोकेंडर पे इंसर्ट होते हैं, इसीलिए दोनों को कभी कभी इलियोश्वास भी बोलते हैं, दोनों को एक साथ। फिर इसकी नर्व सप्लाई है फीमोरल नर्व कि एंटीरियर जो है थाई का रीजन, वहां पे वैसे भी फीमोरल नर्व होती है, तो इसकी नर्व सप्लाई भी फीमोरल नर्व है। बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिकली देखा जाए तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो काफी छोटी है। तो इतनी छोटी मसल होने की वजह से तो मोमेंटम कम होगा। अब फोर्स ज्यादा जनरेट करना है, तो फोर्स ज्यादा जनरेट ये मसल कैसे कर पाती है? क्योंकि इसका फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, मतलब ये इतने बड़े एरिया से ओरिजिन होती है और छोटे वहां पे जाके ग्रेटर लेसर ट्रोकेंडर पे इंसर्ट हो जाती है, तो बड़ा एरिया कवर करता है इसका ओरिजिन, उसकी वजह से जो है ये फोर्स काफी अच्छे से ज्यादा जनरेट कर पाती है। सेम चीज हमने श्वास मेजर में भी देखी थी कि उसका भी फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो काफी ज्यादा था। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? हमने ओरिजिन देख लिया, इंसर्शन देख लिया, नर्व सप्लाई देख ली, बायोमैकेनिक्स। अब इसके मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये हिप फ्लेक्शन करवाती है। दूसरा, इलियाकस का जो काम है वो है लेटरल रोटेशन ऑफ हिप का लेटरल रोटेशन। अब ये जो मसल है इसका लंबर स्पाइन पे डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन लंबर जब हाइपर एक्सटेंशन होता है तब ये जो मसल है इसे ज्यादा ऐसे लंबर स्पाइन को हाइपर एक्सटेंड होने से रोकती है, ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देती लंबर स्पाइन की। तो ये इसके मेन फंक्शन है, हिप फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप एंड play a slight role in preventing the hyperextension of lumbar। अभी तक हमने इसका बायोमैकेनिक्स पढ़ा, अब पढ़ना है पैथोमैकेनिक्स। पैथोमैकेनिक्स जो है उसमें दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट कि मसल वीक हो जाए तब क्या होगा, और दूसरा मसल टाइट हो जाए तो क्या होगा। तो अभी हम इसके पैथोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पैथोमैकेनिक्स ऑफ इलियाकस, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है वीकनेस। अगर इलियाकस मसल की वीकनेस हो जाए तो क्या होगा? अगर ज्यादा वीकनेस नहीं है, नॉर्मली है, तो गेट में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर वीकनेस ज्यादा हो जाए तो गेट में भी प्रॉब्लम होगा और डे टू डे एक्टिविटीज होंगी जिसमें हिप फ्लेक्शन की जरूरत होगी, जैसे कि स्टेयर क्लाइंबिंग, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। अब जो है वही यहाँ पे दिया है कि डिफिकल्टी इन स्टेयर क्लाइंबिंग अगर ज्यादा वीकनेस हो जाए और गेट में भी हो सकती है। अब एक कंडीशन है हैंगिंग ऑफ लिगामेंट्स। अब इसमें होता क्या है कि जब स्पाइन लेजन्स होते हैं, स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम आ गई, स्पाइन लेजन्स की वजह से हिप के जो फ्लेक्शंस है, फ्लेक्सर्स जो है वो वीक हो जाते हैं। अब हिप के फ्लेक्सर्स वीक हो गए तो ट्रंक ऐसे एक्सटेंशन में चली जाती है, पर होता क्या है कि पर्सन ऐसे गिरता नहीं है, पर्सन इस तरह से होता है कि ट्रंक जो है एक्सटेंशन में रहती है। ये इसलिए क्योंकि भले मसल्स वीक है लेकिन यहाँ पे हिप के जो एंटीरियर लिगामेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो एंटीरियर लिगामेंट होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी वजह से पर्सन गिरता नहीं है, बस ऐसे हैंग होता है, लटकता है, तो उसे बोलते हैं हैंगिंग ऑन लिगामेंट्स। जनरली जब स्पाइन लेजन्स होते हैं, हिप फ्लेक्सर्स की वीकनेस आ गई, उस टाइम पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये था वीकनेस। अब टाइटनेस, अगर मसल टाइट हो जाए, हिप फ्लेक्सर टाइट हो जाए तो सबसे पहले होगा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट।
ये वाले एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के ऊपर भी पूरा एक वीडियो है पेल्विक टिल्ट में, उसमें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हिप फ्लेक्सर्स की टाइटनेस हो जाए इलियाकस की, तो उसमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। अब जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ से लंबर लॉर्डोसिस होता है, लंबर लॉर्डोसिस। जनरली ये कंडीशन जो है यंग में देखने को मिलती है। अब ओल्ड में भी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, लेकिन उनमें कैसा होता है, ये ऐसे लॉर्डोसिस नहीं होता, उनमें इस तरह से फ्लैटनिंग हो जाती है, फ्लैटनिंग ऑफ स्पाइन। ये जो कर्व है स्पाइन का वो चला जाता है और ये पूरा फ्लैटनिंग हो जाती है। तो दो कंडीशन होती हैं। इलियाकस की टाइटनेस की वजह से एंटीरियर टिल्ट के साथ या तो लंबर लॉर्डोसिस होगा या तो इस तरह से फ्लैटनिंग ऑफ स्पाइन, ये कर्व यहाँ से चला जाएगा। जनरली जो यंगर होते हैं पेशेंट्स, उनमें लंबर लॉर्डोसिस होता है, और लंबर लॉर्डोसिस होने की वजह से फैसेट जॉइंट जो होते हैं, जो वर्टिब्रा में फैसेट्स होते हैं, उनके ऊपर वेट ज्यादा आ जाता है। तो इस तरह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को कंपेंसेट करने के लिए अगर लंबर लॉर्डोसिस किया है तो फैसेट जॉइंट जो होते हैं उन पे कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा आ जाएगा और उसकी वजह से होगी फैसेट पैथोलॉजी। और एल्डर पेशेंट्स में क्या होता है, ये स्पाइन का कर्व ही चला जाता है और इस तरह से वो पूरा फ्लैट हो जाता है स्पाइन। फ्लैट होने की वजह से ज्यादा जो वेट है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे आ जाता है। तो ओल्ड पेशेंट्स में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डीजनरेशन। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो फैसेट पैथोलॉजी या इंटरवर्टिब्रल डीजनरेशन। ये दोनों जो है इलियाकस, दोनों में इलियाकस की टाइटनेस हो सकती है। श्वास मेजर में भी हमने ये कंडीशन देखी थी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाली। तो ये था इलियाकस के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, और उसके अलावा कोई टॉपिक सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।